में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की तासिका का हमारा विषय है वृष्टि। पाठ क्रमांक 5 वृष्टि है ना। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। और अभी क्या शुरू है? अभी वर्षा ही शुरू है ना। तो चलिए इस पाठ के अध्ययन के हम शुरुआत करते हैं। आप सबके पास पाठ्य पुस्तक होंगे है ना, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपके सामने आपको पाठ्य पुस्तक खोल के रखने हैं। तो चलिए अपने अपने किताबें, अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। हाँ, तो आपके पाठ्य पुस्तक में आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए चित्रों का निरीक्षण करके है ना, निरीक्षण करके प्रत्येक चित्र का 4-5 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो आपको एक एक चित्र देखने के बाद वर्णन करना था, पर यहाँ पर मैंने आपको पूरा वर्णन दे दिया यहाँ पर आपको ये वर्णन अच्छे से पढ़ना है। तो हम ये चित्र को देखकर क्या लग रहा है, हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो शीतकाल में घास की पत्तियां प्रातः काल इस प्रकार दिखाई देती है। पत्तियों पर चिपकी हुई है ना, हम यहाँ पर देख पा रहे कि पत्तियों पर चिपकी हुई पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही है। पत्तियों पर ये बूंदें केवल प्रातः काल में ही दिखाई देती है। शीतकाल में प्रातःकाल घासों पर अथवा जंगल में चलने पर जूते, चप्पल और पैरों के आसपास के कपड़ों के भाग गीले हो जाते। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? शीतकाल, शीतकाल बराबर है शीतकाल का वर्णन दिया है ये चित्र में पूरा अपने को। तो चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? कश्मीर है ना। कश्मीर में शीतकाल में सर्वत्र हिम दिखाई देता है। हम ये वाले चित्र में देख पाते हैं कि चारों ओर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें चारों ओर हिम दिखाई दे रहा है। हिम वृक्षों, इमारतों, घरों और सड़कों पर भी गिरता है। हम ये भी देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर हमको वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर ये इमारत हो या सड़क हो, यहाँ पर पूरा हमको क्या दिखाई देता है? पूरा हिम दिखाई देता है। हिमवृष्टि के कारण सर्वत्र ऐसा दिखाई देता है मानो हिम की सफेद चादर फैली हो। पूरी तरह सफेद रंग यहाँ पर दिखाई देता है, मानो कि क्या है कि हिम की सफेद चादर फैली हो। हिमवृष्टि का आनंद लेने के लिए पर्यटक शीतकाल में कश्मीर जाते हैं। कब जाते हैं? शीतकाल में। क्यों? हिमवृष्टि। अगर हिम की वृष्टि, हिम की बारिश अगर देखनी हो तो शीतकाल में अपने को कश्मीर जाना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं ना, शायद यहाँ पे वर्षा दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ सामान्यतः जून से सितंबर में वर्षा होती है। यह वर्षा मानसूनी वर्षा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी समय में होती है। तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? जून से सितंबर क्या होता है? तब वर्षा अधिक होती है भारत में। इसीलिए इन दिनों को वर्षा दिवस कहते हैं। यह वर्षा भारत में दूर दूर तक और अधिक मात्रा में होती है। अब चलते हैं आगे की चित्र की ओर ना। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? कोहरा है ना। कोहरे की वजह से कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कहाँ का चित्र है? तो ये है लंदन। लंदन में शीतकाल में, कौन से काल में? शीतकाल। शीतकाल में दोपहर तक, कब तक? दोपहर तक है ना। दोपहर तक ऐसा कोहरा दिखाई देता है। कोहरे के कारण लंदन में दृश्यमानता कम हो जाती है। दृश्यमानता कम होना मतलब आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नदी के उस पार तट पर भी बनी इमारतें, लंदन टावर और पुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में लंदन
शहर को लपेट लिया है। चलते हैं, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, कभी कभी ओले, है ना, ओले हम यहाँ इस चित्र में देख पाते हैं, सभी तरफ ओले पड़े हुए हैं। कभी कभी ओले गिरने से खेतों की फसलें नष्ट हो जाती है। ओलावृष्टि के कारण, कौन सी वृष्टि, हम कौन सा प्रकरण सीख रहे हैं, वृष्टि, है ना, कौन सी वृष्टि है ये, ओला, है ना। ओलावृष्टि के कारण घरों, वृक्षों, वाहनों, बिजली के खंभों और विद्युत तारों को हानि पहुंचती है। मनुष्य तथा पशु पक्षियों को भी ओलावृष्टि का खतरा रहता है। ओलावृष्टि के कारण खेतों की फसलें टूटकर बिखर जाती है। इससे किसानों को भी बहुत हानि पहुंचती है। संतरे, अंगूर और केले के बागानों को भी ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचता है। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण मुद्दे, इसे आप पूरे अच्छे से ध्यान में रखोगे कि वृष्टि हम किसे कहते हैं, है ना, जो अपना पूर्ण प्रकरण है वृष्टि, तो वृष्टि हम किसे कहते हैं, ये बादलों से जमीन पर द्रव रूप, है ना, द्रव रूप या ठोस रूप, इसे आप क्या करोगे, अच्छे से ध्यान में रखोगे। एक तो द्रव रूप, नहीं तो ठोस रूप में पानी की बौछार होती है, उसे हम वृष्टि कहते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी का 70.8% पृष्ठभाग जलयुक्त है ना, सभी चारों ओर हमें ज्यादा क्या दिखता है, पृथ्वी पर जल ही नजर आता है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण असमान है। पृथ्वी पर जल भंडार मतलब पानी, इसका वितरण असमान है। असमान मतलब सभी प्रदेशों में समान नहीं है। कई प्रदेशों में जल ज्यादा है तो कई प्रदेशों में जल ये कम है। पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर जल भंडार सीमित रूप में है तो कहीं विपुल मात्रा में है। वायुमंडल में स्थित बाष्प के कारण जलरूप निर्माण होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये वायुमंडल में स्थित जो बाष्प है ना, जो बाष्प है उसके कारण क्या होता है, जलरूप निर्माण होता है। अगर ये बाष्प ही तैयार नहीं हुआ तो जलरूप नहीं निर्माण होगा। शीतकाल में प्रात ओस गिरती है, शीतकाल में, बराबर है। अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में क्या होता है, हिमपात होता है। कुछ प्रदेशों में घना कोहरा छा जाता है तो कुछ प्रदेशों में अचानक ओले गिरते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रदेशों में घना कोहरा, अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में हिमपात, तो कुछ प्रदेशों में ओले, बराबर है। हर एक प्रदेशों की रचना अलग अलग। अब हमें सीखना है कि ये जो वृष्टि है, ये वृष्टि के प्रमुख कितने रूप है, तो वृष्टि के प्रमुख कितने रूप है, 3। वृष्टि के प्रमुख 3 रूप है, एक हिम, ओले एवं बारिश, है ना। अभी हिम मतलब क्या, बाष्प के गैस रूप से सीधे ठोस रूप में रूपांतरित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ से फिर से ध्यान देंगे आप, बाष्प, है ना, बाष्प धारण, गैस रूप से सीधे ठोस रूप में इसका रूपांतरित होता है, उसे हम संघनन कहते हैं। घन, है ना, संघनन शब्द की तरफ ध्यान दें। हवा का तापमान जब द्रवणांक बिंदु से नीचे आ जाता है तब हवा की बाष्प संघनन की क्रिया के कारण सीधे हिमकणों में रूपांतरित होती है। कौन से वाले, जब तापमान द्रवणांक बिंदु से नीचे मतलब माइनस में, जो जिस प्रदेश में तापमान द्रवणांक बिंदु से नीचे जाएगा वहां पर हम क्या देख पाएंगे कि हवा के बाष्प संघनन की क्रिया के कारण सीधे हिमकणों में रूपांतरित होता है इसका। फिर हिम के पिघलने पर उससे प्रदेश को पानी भी मिलता है। जहां पर हिम होता है वहां पर हिम पिघलने पर उस प्रदेश को पानी भी मिलता है। अब हम
हम यहाँ पे देख पा रहे चित्र में काफी अच्छे से ओले है ना, यहाँ पे हम ओले देख पा रहे हैं। अब इसकी क्रिया अधिक ऊष्मा, अधिक ऊष्मा मतलब तापमान ज्यादा, हवा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, ऊर्ध्वगामी प्रवाह, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वगामी, और अधोगामी मतलब नीचे की दिशा में है ना। शब्द की तरफ ध्यान देंगे, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की दिशा में, हवा का प्रवाह किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। फिर से एक बार कि अधिक ऊष्मा फिर हवा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह है ना, दो मुद्दे एकदम महत्वपूर्ण, कि ऊष्मा ज्यादा है और हवा का प्रवाह किस प्रकार है, ऊर्ध्वगामी। ऊंचाई पर कम तापमान, फिर बाष्प का सघनीभवन होता है, जलकण तैयार होते, फिर ऊर्ध्वगामी प्रवाह, अधिक ऊंचाई पर जलकणों का घनीभवन, समकेंद्री परतें, फिर यहाँ पे बन गए बड़े बड़े ओले। मोटा ओला मतलब ऐसे ओले है ना जो हम चित्र में देख पा रहे, इस प्रकार के बड़े आकार के ओले तैयार होते हैं। इसका यह क्रम वायुमंडल में ओले निर्मित होते, बराबर है, ये ओले तैयार हो गए। अभी मोटे हुए ये ओले गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक गति से जमीन पर गिरते हैं। अब अपने वायुमंडल में ये क्या तैयार हो गए, बड़े वाले ओले तैयार हो गए, पर अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये ओले कहाँ पर आएंगे, पूरे जमीन पर। फिर ओलों की इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। विषुववृत्त के वायुमंडल में बहुत अधिक ऊष्मा होती है, इसीलिए विषुववृत्त के क्षेत्र में ओले नहीं गिरते। शीत कटिबंधीय प्रदेश में ओले नहीं गिरते क्योंकि वहां हवा ऊर्ध्वगामी प्रवाह नहीं होता। जो हमने सीखा यहाँ पे प्रवाह किस प्रकार होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी प्रवाह। तो ये हो गए हमारे ओले। अब चलते हैं आगे, वृष्टि यानी वर्षा है ना। तो हमें पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में ही उपलब्ध होता है, सबसे महत्वपूर्ण है ना। हमें पानी कहाँ से मिलता है, वर्षा, वर्षा के रूप में ही हमें पानी उपलब्ध होता है। बाष्प युक्त हवा ऊंचाई पर जाने से इस हवा का तापमान कम होता है। हवा में स्थित बाष्प का फिर क्या होने लगता है, सघनीभवन होता है। इस कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण, कौन कौन से, अभी हवा में क्या तैयार हो गया, जलों के कण और हवा में स्थित धूलिकण, जलकण और धूलिकण इकट्ठे आकर बादल तैयार होते हैं ना। अभी बादल तैयार हो गए, फिर बादलों में स्थित जलकण आकार से मोटे होने लगते हैं, मतलब बड़े होने लगे। अभी ये सब जलकण और धूलिकण इकट्ठा आ गए और बादल तैयार हो गया, और बादलों में स्थित जलकण जो है अभी कैसे हो गए, आकार से बड़े हो गए ना, मोटे हो गए अभी ये सब। यह मोटे जलकण हवा में तैरना संभव न होने से जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि हो जाती है। अभी ये जलकण काफी बड़े हो गए, तो ये हवा में तो तैर नहीं सकते, तो इसके कारण क्या हो रहा है अभी कि ये जलकण हवा में तैरना संभव न होने से जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वृष्टि कहते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रयोग दिया है कि वृष्टि कैसे होती है। तो जब अपनी अगली तासिका में हम अपना पाठ शुरू करेंगे फिर से, तब आप लोगों को वो वाला प्रयोग है ना, एक्सपेरिमेंट, वो घर में कर देखना है। कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि वो बच्चे घर में अच्छे से कर सकेंगे। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ है ना कि आप वो प्रयोग अच्छे से ध्यान पूर्वक देखेंगे और उसे कर भी देखेंगे आप लोग। अभी अगली तासिका में हम मिलेंगे है ना, तब वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार, जो वर्षा के 3 प्रकार किए जाते हैं, उसके साथ हम अगली तासिका में मिलेंगे कि वर्षा के मुख्य 3 प्रकार है, वह कौन कौन से प्रकार है। इसके साथ हम अगली तासिका में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।